नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिज़ायर में। इस बेहद ही खास सेशन में बात करते हैं करंट अफ़ेयर्स की, जो कि उस दिन के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। यानी कि अगर आज डेट 7 जनवरी है, तो 7 जनवरी को कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो उनको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं वो सारे कवर कर दिए जाएँ और आपको भी पता चल सके आपकी तैयारी कितनी सुदृढ़ है और आप अपनी तैयारी को कैसे करें। तो आज के जो प्रश्नों क्वेश्चन को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद में आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक क्या करें, पहुँच पाएँ और सबसे मेरे पहले वीडियो को देख पाएँ। क्योंकि आपके न केवल ये यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन को ये कवर करता है, बल्कि जितने भी स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम हैं, इनके साथ-साथ ही आपके जो भी एसएससी के एग्ज़ाम, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी या फिर आपकी यूपी लेखपाल से या कांस्टेबल, एएसआई जो भी एग्ज़ाम है, इन सबको आप क्वेश्चन कहीं न कहीं से कवर हो ही जाते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न ये है कि बुल्ली बाई क्या है? तो आपको बता दें बुल्ली बाई जब से ये न्यू ईयर आई तो चर्चा में बना हुआ है। तो बुल्ली बाई के बारे में अगर जानना चाहें तो बता दें। बुल्ली बाई बेसिकली क्या है, एक ऐप बनाया गया है और इस ऐप को किस प्लेटफ़ॉर्म पे बनाया गया है, वो बनाया गया है गीटहब, जिसको गिटहब या गीटहब के नाम से जाना जा रहा है। तो ये काफ़ी खतरनाक क्यों है इसमें बता दें आपको। जो गीटहब प्लेटफ़ॉर्म है, इसको बोलते हैं डेवलपर कम्युनिटी प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? डेवलपर कम्युनिटी प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? तो गीटहब क्या है? डेवलपर कम्युनिटी प्लेटफ़ॉर्म है जिससे लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, किसी की इमेज डाल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और गीटहब पे ही एक ऐप बनाया गया है और उस ऐप का नाम क्या है? बुल्ली भाई, ठीक है? तो आपको पता चलेगा बुल्ली भाई क्या है, बेसिकली एक ऐप है, जिसको गीटहब प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके बनाया गया है। अब ये देखते हैं इस टाइम चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस ऐप के द्वारा किया क्या गया है, इसको बुल्ली भाई के द्वारा बुल्ली भाई क्या किया गया है, एक खास समुदाय जो कि भारत में मुस्लिम महिलाएँ हैं, तो मुस्लिम महिलाओं का क्या किया गया है, उन मुस्लिम महिलाओं का क्या किया गया है, उन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट से उनके क्या किए गए हैं, कुछ पिक्चर चुराई गई हैं और उन पिक्चरों को, तस्वीरों को क्या किया गया है, उनको यूज़ करके इस ऐप के ऊपर जिसको बुल्ली भाई ऐप है, इस पे क्या किया गया है, इस पे लगा दिया गया है। अब उनकी क्या की जा रही है, बोली लगाई जा रही है। तो आपको बता दें बोली लगाकर बेसिकली काम क्या किया जा रहा है, इनकी बोली क्या की जा रही है, इनके यौन उत्पीड़न को करने की बेसिकली बात कही गई है। तो यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देने के लिए इस बुल्ली भाई ऐप का क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का यूज़ करने इसको यूज़ किया जा रहा है, इसलिए क्या है बुल्ली भाई ऐप इस टाइम चर्चा में बना हुआ है। आपको बता दें, ये कुछ नया नहीं है, इससे पहले क्या हुआ था, जून 2021 की अगर बात करें, पिछले वर्ष की बात करें, तो जून 2021 में इसी से मिलता-जुला एक ऐप बनाया गया जिसका नाम था सुल्ली भाई, ठीक है? तो कौन सा ऐप बना था सुल्ली भाई, उसपे भी यही काम किया गया था, मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें ले ली गई थी, फिर उनको क्या किया गया, बोली लगाई गई, उनके यौन उत्पीड़न या सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश की गई थी। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है, इसलिए बुल्ली भाई क्या है वो चर्चा में बना हुआ है। आपको एक चीज़ और बता दें कि इससे दिक्कत सबसे बड़ी इस बात की आ रही है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अगर हम क्या करें आंकड़ों की बात की जाए, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़े ये बताते हैं, पिछले 1 वर्ष में महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा के मामले हैं या सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले हैं, यौन उत्पीड़न के मामले हैं, 46% क्या हो चुके हैं, इंक्रीज़ हो चुके हैं और कहीं न कहीं क्या है कि इसको जो कार्य इनको देखता है, तो कौन कर रहा है, सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो इंडिया की है, उसके द्वारा किया जा रहा है, इनको निगरानी की जाती है, तो ध्यान रखिएगा। तो जिस हिसाब से महिलाओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, खास वर्ग की, कहीं न कहीं चिंता का विषय है। इसको सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए क्योंकि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 15 है, वो कहीं न कहीं लिंग की समानता की बात करता है, उनमें कोई भेदभाव ना हो सके। तो इनका ये मौलिक अधिकार है कि उनके साथ कुछ ऐसे गलत तरीके के कार्य कृत्य ना हो। इसके अलावा हमारे कर्तव्य भी हैं, 51 एक के तहत जो मूल कर्तव्य हैं, उसमें भी महिलाओं की सुरक्षा और उनकी गरिमा को बनाए रखने की बात कही गई है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न और अगला प्रश्न क्या है कि मुल्ला पेरियार बांध का विवाद किन राज्यों के बीच में है? सबसे पहले बता दें जो मुल्ला पेरियार बांध है, ये 2 नदियों के मिलने से कौन-सी मुल्ला नदी और पेरियार नदी के मिलने से बाँध बना उसपे ये बाँध बनाया गया है, मुल्ला पेरियार बाँध। जो मुल्ला पेरियार बाँध है बेसिकली लड़ाई किस 2 राज्यों के मध्य में है? ये है केरल और तमिलनाडु में, ठीक है? इसमें दिक्कत क्या है अगर आप साउथ का मैप देखिएगा, तो वहाँ पे क्या है एक तरफ ये केरल है आपका, इधर है आपका तमिलनाडु, ठीक है? तो यहाँ पे समझिए वहाँ बाँध बनाया गया है, तो केरल में तो ये बाँध बना हुआ है, लेकिन इसका पानी किसको मिल रहा है? तमिलनाडु को मिल रहा है। इसमें क्या हुआ है लगातार केरल तमिलनाडु के बीच में जो लड़ाई होती है, ये दिक्कतें आ रही हैं, तो दिक्कतें बेसिकली आ रही हैं इसकी बाँध की संरचना को लेकर दिक्कतें आती हैं, ठीक है? तो बाँध की संरचना को लेकर दिक्कतें क्यों आ रही हैं?
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है 2014 में अपना ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर के हिसाब से ये बोला गया था, जो इसकी जो हाइट है वो 142 फीट कर देनी चाहिए इस बाँध की, ठीक? इसकी मुल्ला पेरियार बाँध की। वहीं पर केरल का कहना है कि इसकी हाइट 139 फीट रहनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से केरल में बारिश हो रही है और इस टाइम पे भी लगातार जो बाढ़ का सीन बना हुआ है, उससे दिक्कत क्या आएगी? उनका ये कहना है कि केरल के पीछे जो इडुक्की जिला है, जहाँ पर जो कि एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, उससे कहीं न कहीं लगभग 50 लाख लोगों को क्या होगा, जान और माल के लिए नुकसान होगा। उनकी हाइट को वो नहीं बढ़ा सकते हैं, जबकि तमिलनाडु का कहना है कि संरचना में कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़ा दीजिए, इससे कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसीलिए क्या हुआ, दोनों के बीच में लगातार ये यहाँ पर दिक्कतें बनी रहती हैं और ये लड़ाई का स्तर बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि इसका मीडियम, पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था, लेकिन कहीं न कहीं इनकी संरचना को लेकर, क्योंकि अगर इसको और इसका बाँध बढ़ाएँगे, तो इसका पीछे रिजर्वायर का जो वेट होगा वो और पानी यहाँ पे 3 फुट जाने पर पानी और कई लाख मैट्रिक टन बढ़ेगा। कहीं न कहीं इसको भूकंप को बढ़ावा देगा। तो अब देखते हैं इसके बीच में क्या निकल के आता है, मध्यस्थता क्या होती है। लेकिन आप बता दें, मुल्ला पेरियार बाँध बेसिकली केरल और तमिलनाडु के बीच की लड़ाई है, ठीक है? अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में किस पेमेंट बैंक को आरबीआई द्वारा अनुसूचित बैंक का क्या किया गया है, दर्जा दिया गया है? तो आपको बता दें, एक एक तो ये पेमेंट बैंक है और आरबीआई द्वारा क्या किया गया है, अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। तो आरबीआई जो अनुसूचित बैंक का दर्जा देती है, वो देती है आरबीआई की जो अधिनियम है 1934 का, इसमें जो अधिनियम है आरबीआई का, उसके अंतर्गत क्या करती है, इसकी जो दूसरी अनुसूची है, ठीक है? तो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत जिन बैंकों को शामिल कर लिया जाता है, उनको ही क्या बोला जाता है, अनुसूचित बैंक का ब म बोला जाता है। तो आपको बता दें, हाल ही में जो आरबीआई ने पेमेंट बैंक का दर्जा दिया है, वो दर्जा दिया है एयरटेल पेमेंट बैंक को, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। तो किसको दिया है? एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है? एयरटेल पेमेंट बैंक को उन्होंने क्या दिया? अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया गया है। तो अभी क्या होगा, ये 1934 के अधिनियम 2 इसके अनुसूची 2 में इसको शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें, जैसे ही इसको ये दर्जा मिल गया है अनुसूचित बैंक का, तो इसको अपने आप ही क्या होगा, तुरंत इसको 2 लाभ मिल जाएँगे। पहला लाभ क्या मिलेगा? अभी जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, वो अगर ऋण की कमी आती है तो क्या करेगा? आरबीआई से उधार रुपए ले सकता है। इसको ये अधिकार मिलेगा क्योंकि आरबीआई के अनुसूचित बैंक के अंतर्गत आ गया है। दूसरा इसके अंदर इस इम्पोर्टेंट है क्या है, अब इसको क्लीयरिंग हाउस की सदस्यता मिल सकती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको क्लीयरिंग हाउस की क्या मिल जाएगी, इसको सदस्यता भी मिल जाएगी। दूसरी फ़ायदा ये होगी, आपको बता दें कि अब इसमें अगर एक क्वेश्चन ये आता है, पेमेंट बैंक है, इसको दर्जा दिया गया एयरटेल को। तो अगर पेमेंट बैंक की बात की जाए, तो पेमेंट बैंक हैं क्या? तो पेमेंट बैंक बेसिकली क्या है, जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इनको निर्माण किया गया है। इसको बनाया गया है वित्तीय समावेशन के लिए, ठीक है? तो वित्तीय समावेशन के लिए क्या किया गया, इन बैंक को बनाया गया था, जिसमें छोटे-मोटे जो व्यापारी हैं, वो क्या करें, इनसे इनसे अपने पेमेंट को ले सकें। तो बता दें, जो पेमेंट बैंक होती हैं, वो 2 लाख रुपए तक के कारोबार को, यानी कि जमा स्वीकार करती हैं। इसके अलावा क्या है, ये आपको करंट अकाउंट उपलब्ध करा देती हैं, सेविंग अकाउंट उपलब्ध करा देती हैं। बस दिक्कत इनमें जो इनकी कमी क्या-क्या है, ये ऋण नहीं दे सकती हैं और ना ही क्या कर सकती हैं, क्रेडिट कार्ड इश्यू कर सकती हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्रेडिट कार्ड और ऋण नहीं दे सकती, इनकी खासियत है। देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि मैक क्या है, ठीक है? तो मैक की अगर फुल फॉर्म पता होगी, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो मैक की फुल फॉर्म है मल्टी एजेंसी सेंटर, मल्टी एजेंसी सेंटर, ठीक है? तो अभी चर्चा में क्यों बना हुआ है? तो गृह मंत्रालय ने इसके अधीन ये काम कर रहा है। तो गृह मंत्रालय ने अभी क्या किया है, एक आदेश जारी किया है कि राज्य क्या करेंगे, अपनी जो गोपनीय सूचनाएँ हैं, जो उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, उनको क्या करेंगे, अब इस पे क्या करेंगे, साझा करेंगे, किस पे? मैक के ऊपर साझा करेंगे, मल्टी एजेंसी सेंटर के ऊपर, जिससे क्या है, सूचनाओं का समन्वय बन सके, इंटीग्रेशन हो सके। आपको बता दें, मैक भी क्या है, आईबी अर्थात इंटेलिजेंस ब्यूरो, या फिर रॉ अर्थात रिसर्च एंड एनालिटिक विंग के हिसाब की तरह ही जो टोटल 28 ऐसी जो कार्य कर रहे हैं, वैसे ही मैक है। मैक बेसिकली कार्य किस पे करता है, ये आतंकवाद, जो विरोधी गतिविधियाँ हैं, उनकी देख-रेख करता है। तो इसके लिए मैक को स्थापित किया गया था। तो अभी राज्य क्या है, मैक के वजह काम कर नहीं रहे हैं। तो उसके ऊपर क्या किया गया है, अब इनसे बोला गया है कि आप क्या करिए, इन पे अपनी सूचनाओं को साझा करिए, जिससे क्या हो, आपस में सूचनाओं का समन्वय हो सके। इसलिए मैक चर्चा में थी, मल्टी एजेंसी सेंटर, ठीक है? आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न ये कह रहा है कि रियो वायरस किसको प्रभावित करता है? तो आपको बता दें, रियो वायरस जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है, ये क्या है? एक वायरस है। ये बेसिकली क्या है, ये जिसको प्रभावित करता है, ये करता है बेसिकली जो जंगल में पाए जाने वाले केकड़े हैं, उनको ये प्रभावित करता है। जंगली केकड़े को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। और जंगली केकड़े को जिसको बोला गया है,
इसमें बोला गया मड क्रैब रियो वायरस, ठीक है? इस मड क्रैब रियो वायरस। तो अभी ये हाल में चर्चा में क्यों है? क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत क्या हुआ है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जंगली क्षेत्र है, वहाँ पे क्या हुआ है, इस रियो वायरस के चक्कर में सामूहिक क्या हुई, केकड़ों की बहुत ही सामूहिक मृत्यु हुई है। और कहीं न कहीं क्या है, ये वहाँ पे खाद्य पदार्थ भी खाद की तरह यूज़ भी किया जाता है, खाने का यूज़ किया जाता है। तो सामूहिक मृत्यु की वजह से क्या हुआ है, ये इनको चर्चा में बने हुए हैं रियो वायरस। तो रियो वायरस बेसिकली करता क्या है, जो जंगली केकड़े हैं, उन जंगली केकड़ों को कैसे प्रभावित करता है, अगर हम ये देखें तो सबसे पहले क्या करता है, तो इनका जो हैप्टेनोक्रियाज़ है, उसको प्रभावित करता है केकड़ों की। हैप्टेनो पैंक्रियाज़ इसको प्रभावित करता है, और हैप्टेनोप्रिक्या इसको प्रभावित करने के अलावा बेसिकली इसको चलो मैं सही से लिख देता हूँ। किसको प्रभावित करता है ये? हैप्टेनोपैंक्रियाज़ को प्रभावित करता है। इसके अलावा अगर देखें तो उनकी आँत को प्रभावित करता है, और आँत के अलावा ये प्रभावित करता करता है, जो इनके गलफड़े पाए जाते हैं, तो गलफड़ों के जो इनके जो होते हैं, तो गलफड़ों के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको हिंदी में संयोजी ऊतक कहते हैं। बेसिकली क्या करता है, संयोजी ऊतक को ही प्रभावित करता है और कहीं न कहीं उनकी मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है, ठीक है? तो आगे इतने करंट अफेयर संभावित क्वेश्चन हो सकते थे, वो कंप्लीट हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आएगा। मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिज़ायर के साथ। अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।